काली और गोरी बोनी बहू का ससुराल। कोमल बेटा, जा अपनी सोनी भाभी को उसके कमरे में ले जा, काफी थक गई होगी, आराम कर लेगी। जी माँ। हाँ ये भाभी। माँ जी, वो आप जरा मेरा दहेज का लाया हुआ सामान देख लीजिएगा, कहीं बाहर से चोरी ना हो जाए, इतना महंगा जो है। तू फिक्र मत कर बहू, तू जा आराम कर ले, मैं सारा सामान रामू से कहकर अभी अंदर रखवा देती हूँ। इतना महंगा जो है, अब हर कोई तेरी तरह तो होता नहीं है ना, जाने माँ बाप अपनी बेटियों को बिना दहेज के कैसे विदा कर देते हैं खाली हाथ। रूपा का ये ताना अपनी दूसरी बहू कंचन के लिए था, क्योंकि कंचन एक गरीब परिवार से होती है, इसलिए वो अपने साथ कोई दहेज नहीं ला पाती है। और दूसरी तरफ सोनी एक अमीर परिवार से होती है, इसलिए वो ट्रक भरकर अपने ससुराल दहेज लेकर आती है। देखने में तो दोनों ही बहुएं बौनी होती हैं, लेकिन सोनी के गोरेपन और अमीरी की वजह से उसके ससुराल वाले उसे बहुत पसंद करते हैं, और कंचना के काले रंग और गरीबी की वजह से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सोनी बहू और कंचना, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, तो खाने में कुछ अच्छा ही बनाना। सोनी बहू, मैंने यहाँ तेरे लिए सारा सामान रख दिया है, अगर तुझे कुछ भी परेशानी हो तो आवाज दे दियो, मैं आ जाऊंगी। और ये ले, मैं तेरे लिए ये स्टूल लेकर आई थी, तू स्टूल पर चढ़कर आराम से अपनी पहली रसोई का खाना बना सकती है, इससे तुझे खाना बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। माँ जी, मैं भी रूपा की तरह ही बौनी हूँ, मुझे भी स्टूल दे दीजिए, वरना मुझे खाना बनाने में काफी परेशानी होगी। एक तो तेरे माँ बाप ने दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, ऊपर से मैं तुझे स्टूल लेकर दूं? क्या तेरे माँ बाप की इतनी भी हैसियत नहीं थी कि अपनी बेटी को एक स्टूल दे दे? एक तो इतनी काली, ऊपर से गरीब और बौनी, ना जाने मेरी क्या मत मारी गई थी जो मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। मुझे लगा बौनी है और काली है तो कम से कम तेरे माँ बाप दहेज तो अच्छा खासा देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। माँ जी, रूपा भी तो मेरी तरह बौनी है, लेकिन आपने तो उसे कुछ नहीं कहा, मुझे ये सब क्यों कह रहे हो? माना सोनी बहू तेरी तरह बौनी है, लेकिन दिखने में कितनी सुंदर है, उसका रंग देखा है, बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, और तेरा कोयले से भी ज्यादा काला है। वो अपने साथ इतना सारा दहेज का सामान लेकर आई है, लेकिन तेरे माँ बाप ने तो तुझे भिखारियों की तरह खाली हाथ भेज दिया। अरे भिखारियों के हाथ में भी एक कटोरा होता है जिसमें कुछ चिल्लर होते हैं, लेकिन तेरे पास तो वो भी नहीं है। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कंचना बहुत रोने लगती है, जिसे देखकर सोनी भी इस बात का फायदा उठाती है और कंचना को ताने मारना शुरू कर देती है। हाय बड़ी मेरी बराबरी करने वाली, आइंदा अगर मेरी बराबरी करने की कोशिश की ना तो देख लियो। रूपा और सोनी कंचना पर हंसने लगते हैं, उन्हें कंचना के आंसू नहीं दिखते हैं, जिसके बाद रूपा किचन से बाहर चली जाती है और दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती हैं। बौनेपन की वजह से कंचना को किचन पर खाना बनाने में काफी परेशानी होती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो खाना बनाती है। सोनी ने आज तक किचन में बर्तन उठाकर भी नहीं रखा था, तो खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। सोनी को कुछ बनाना नहीं आता था। YouTube से देखकर सोनी खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सोनी वीडियो देखने के बावजूद भी खाना नहीं बना पाती है। और वहीं कंचना एक घरेलू लड़की होती है जिसको खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। कंचना जल्दी से खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे इसने तो इतनी जल्दी सारा खाना बना दिया, वो भी इतना अच्छा, खुशबू भी इतने अच्छे से आ रही है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और मेरा खाना अगर माँ जी को पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और क्या पता जो इज्जत मुझे मिल रही है वो भी ना मिले। अब मैं क्या करूँ? सोनी इतना सोच ही रही होती है कि तभी सोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कंचना का बनाया हुआ खाना उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और सबको सर्व करने लगती है कि तभी वहाँ कंचना भी आ जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो खाना बहुत ही अच्छा बनाया और ये खीर खाकर तो मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने इससे अच्छी खीर कभी नहीं खाई थी। माँ जी, सोनी झूठ कह रही है, ये सारा खाना मैंने बनाया है, ना कि सोनी ने। नहीं माँ जी, ये झूठ कह रही है, ये मुझसे जलती है, इसलिए मेरे बनाए हुए खाने को अपना बनाया हुआ खाना कह रही है। अरे इसे तो खाना भी बनाना नहीं आता है, आप खुद जाकर देखिए इसने कैसे जला हुआ खाना बनाया है। नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। चुप कर, तू बड़ी आई सच बोलने वाली। सोनी बहू झूठ नहीं कह सकती है, समझी? एक तो बौनी, ऊपर से घर के कामकाज भी नहीं आते। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई कि मैंने तो जैसी से अपने बेटे की शादी करवा दी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कंचना आपकी बहू है और अपनी बहू से आप ये क्या कह रही हैं? चुप कर तू, जोरू का गुलाम। शादी हुए 2 दिन नहीं हुआ और जोरू की जुबान बोलने लगा। पूरे घर में एक मोहित ही था जो अपनी पत्नी कंचना का हमेशा साथ देता था।
सोनी घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और सारा काम कंचना से करवाती थी। कंचना दिन रात अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाती थी, लेकिन इस बात से रूपा को जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। रूपा 24 घंटे बस अपनी सोनी बहू से बहुत ही प्यार से बात करती। ऐसे ही समय बीतता रहता और एक दिन, वकील साहब, मैंने आपसे जो जायदाद के वसीयत के पेपर बनाने को कहा था वो आपने बना दिए? हाँ रूपा जी, मैंने सारे के पेपर तैयार कर दिए हैं। आपकी 60% जायदाद है वो आपके बड़े बेटे मोहित के नाम है और बाकी की 40% शायद आपके छोटे बेटे राज के नाम है। मोहित ने ही शुरुआत से हमारे बिजनेस को संभाला है, घर की सारी जिम्मेदारियों को भी, इसीलिए मैं 10% से ज्यादा हिस्सा मोहित को दे रही हूँ। लाइए, ये पेपर मैं अपनी तिजोरी में संभाल कर रख देती हूँ। दूर खड़ी सोनी ये सारी बातें सुन लेती है। अपने बड़े बेटे के नाम 60% जायदाद और मेरे पति के नाम से 40%। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे ये वसीयत के पेपर तो तब आपके बेटे को मिलेंगे जब आप जिंदा रहोगी। आपके मरते ही आपकी तिजोरी से ये वसीयत के पेपर निकालकर दूसरी वसीयत बना दूंगी। वसीयत के लालच में सोनी अपनी सास रूपा को मारने की साजिश करती है, जिसके बाद वो रात में किचन में जाकर दूध में जहर मिलाकर अपनी सास को देने जाती है। लेकिन कंचना ये सब देख लेती है, जिसके बाद कंचना भागी भागी अपने सास के पास जाती है और उसके हाथ से वो दूसरा ग्लास छीन लेती है। माँ जी, ये दूध मत पीजिए, इस दूध में जहर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है सोनी को इस दूध में जहर मिलाते हुए। ये आपको मारना चाहती है। पागल हो गई है क्या? अनाप शनाप बके जा रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो सोनी को बोलिए ये दूध पीने के लिए। तेरी बात झूठी निकली तो आज इस घर में तेरा आखिरी दिन होगा। सोनी बहू, ये दूध पी। मुझे तेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि तू उसमें कुछ नहीं मिला सकती। रूपा की बात सुनकर सोनी डर जाती है और दूध पीने से मना कर देती है, जिसके बाद रूपा को कंचना की बातों पर यकीन हो जाता है। इसका मतलब ये ठीक कह रही थी, तूने इसमें जहर मिलाया है। लेकिन आखिर क्यों? तुझे तो मैंने अपनी बेटी की तरह रखा था। बता क्यों किया तूने ऐसा? रूपा की बात सुनकर सोनी रोने लगती है और सारी बातें रूपा को बता देती है। क्या तूने ये सब सिर्फ जायदाद के लिए किया? मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने आस्तीन में एक सांप पाल रही हूँ। निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। नहीं माँ जी, मुझे मत निकालिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। माँ जी, सोनी को घर से मत निकालिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमें सोनी को एक और मौका देना चाहिए। सोनी को रोता देख रूपा को सोनी पर दया आ जाती है और वो सोनी को माफ कर देती है। कंचना को अपनी साइड लेते हुए देख सोनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद सोनी कंचना से माफी मांगती है। अब रूपा अपनी काली और गोरी दोनों बहुओं को एक समान प्यार करती है और अब सोनी और कंचना दोनों बहनों की तरह एक साथ रहती हैं। किंजल, अब बहुत हो गया। मैं तुमसे यूं चोरी छुपे नहीं मिलना चाहता हूँ। हमने प्यार किया है, कोई गलती नहीं की है। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि अब हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे। शादी के बाद फिर हमें ऐसे छुप छुप के नहीं मिलना पड़ेगा। जय, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मेरी शादी में दहेज दे सके, और मेरा रंग भी काला है। मुझे पता है तुम्हारे घर वाले मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किंजल, मेरे माँ बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शुरू में चाहे वो तुम्हें एक्सेप्ट ना करे, लेकिन समय के साथ वो तुम्हें ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम जैसी भी हो, मेरी हो। जय की बात सुनकर किंजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जय से गले लग जाती है, जिसके बाद जय और किंजल कुछ ही दिनों के अंदर मंदिर में जाकर सादगी से शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद जय किंजल को अपने घर लेकर आता है। माँ, बाबा, देखो कौन आया है। ये लड़की कौन है और तुम दोनों इस शादी के जोड़े में क्या कर रहे हो? कहीं तुम दोनों ने शादी तो नहीं कर ली है? हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। हम दोनों ने शादी कर ली है। इसका नाम किंजल है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए आज हमने मंदिर में शादी कर ली है और हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। माँ, बाबा, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत खुशियों से भरा हो। एक तो तूने हमें बिना बताए शादी कर ली, वो भी इतनी काली लड़की से। ऊपर से ये लड़की दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है। और तू क्या चाहता है कि हम तुझे आशीर्वाद दें? नहीं, हम तुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। अभी के अभी जाकर इस लड़की को इसके घर छोड़ा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी शादी वही होगी जहां मैं करवाऊंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? किंजल मेरी पत्नी है
और इस घर की बहू। मैं किंजल को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर आपको मुझसे और किंजल से इतनी ज़्यादा परेशानी है तो हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाते हैं। अपने बेटे को अपने घर छोड़ने की बात सुनकर माया डर जाती है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी किंजल और जय की शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन अपनी बहू के काले और गरीब होने की वजह से माया उसे अभी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती है। माया घर के सारे कामकाज बेचारी किंजल पर थोप देती है। किंजल बहुत ही भोली लड़की होती है, जिस वजह से वो अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। किंजल, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम वेट मत करना, खाना खा लेना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और आराम से जाइएगा। जय जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता है और मीटिंग के लिए निकल जाता है। मीटिंग के लिए देरी होने की वजह से जय गाड़ी बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा होता है। तभी अचानक से सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिससे जय की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि जय उस एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हमारा बेटा ही हमारा इकलौता सहारा था और तूने इसे ही अपाहिज कर दिया। माँ जी, आप रोइए मत, जय जल्दी ठीक हो जाएंगे। अपना ये मनहूस मुंह बंद कर। तेरी वजह से ही मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। जब से तेरे कदम मेरे घर में पड़े हैं तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। जब तुझे मैंने पहली बार देखा था तो मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो मेरे घर में होने वाला है। जिसका रंग इतना काला हो वो कैसे किसी के लिए शुभ हो सकती है? चली जा मेरी नजरों के सामने से। अपनी सास के मुंह से अपने लिए कड़वी बातें सुनकर किंजल रोते हुए वहां से चली जाती है। अपने बेटे को अपाहिज होने का जिम्मेदार माया किंजल को ही मानती थी, इसलिए अब वो माया पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अरे ओ कामचोर, इतना सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? तेरा बाप। जल्दी से सारा काम कर। उसके बाद मैंने छत पर 10 किलो गेहूं रखा है, उसका चक्की में आटा पीस दियो। लेकिन माँ जी, मैं इतना सारा आटा अकेले कैसे पीसूंगी, वो भी इतनी कड़क धूप में? तो तू क्या चाहती है? तेरे लिए क्या मैं छत पे एसी लगवाऊं? किंजल के भोलेपन का उसकी सास माया बहुत अच्छे से फायदा उठाती है और किंजल से सारा काम घर का करवाती है। सारा काम करने के बाद किंजल को बहुत भूख लगती है और वो खाना खाने के लिए किचन में जाती है। किंजल जैसे ही पहला निवाला खाने वाली होती है, वैसे ही उसकी सास आकर उसके खाने की थाली छीन लेती है। इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ बैठकर आराम से महारानी की तरह खाना खा रही है। जाकर कपड़े धो। लेकिन माँ जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से मैंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है। मैं खाना खा लूं, उसके बाद जाकर सारे कपड़े धो दूंगी। तुझे समझ नहीं आ रहा? मैंने तुझे क्या बोला? जाकर सारे कपड़े धो। अगर एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। इसके बाद किंजल जाकर सारे कपड़े धोती है। किंजल कपड़े धो रही होती है कि तभी अचानक किंजल को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स के चेकअप करने के बाद पता चलता है कि किंजल माँ बनने वाली है। लेकिन किंजल की माँ बनने की खबर सुनकर माया को किंजल के लिए जरा भी दया नहीं आती। गर्भवती होने की हालत में भी माया किंजल से घर का सारा काम करवाती है। जय के पिता को ही घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और वो बाहर जाकर काम करने लगते हैं। इस वजह से भी माया को किंजल पर बहुत गुस्सा आता है और वो इस चीज के लिए भी बदला लेती है। किंजल, ये 2 आटे की बोरी है, इन्हें उठाकर किचन में रख दे। माँ जी, आप जानती है ना, मैं गर्भवती हूँ और मेरा 8वां महीना चल रहा है। इस हालत में मैं कुछ भारी सामान नहीं उठा सकती हूँ। बोल तो ऐसे रही है कि दुनिया में एक तू ही माँ बन रही है। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। 9वें महीने में भी हम लोग काम करते थे। काम ना करने के लिए मेरे सामने बहाने मत बना। जितना बोला है उतना जाकर कर, वरना आज रात भूखी ही सोएगी, समझी? किंजल की ऐसी हालत देखकर भी माया को किंजल पर तरस नहीं आता। 8वें महीने की गर्भवती किंजल रोते हुए आटे की बोरी उठाकर किचन में रख देती है। किंजल का पति जय ये सब देख रहा होता है। उसे ये सब देखकर बहुत रोना आता है, लेकिन वो जानता था कि वो अपाहिज है और वो कुछ कर भी नहीं सकता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अचानक किंजल की सास माया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर, माँ जी को क्या हुआ है? उनकी तबीयत ऐसे अचानक कैसे खराब हो गई? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये सब मौसम के बदलने का असर है। मैंने इनके लिए कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए। डॉक्टर की बात सुनकर किंजल अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अपनी सास को टाइम से दवाई और खाना देना और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना किंजल बहुत अच्छे तरीके से करती है। ये सब देखकर किंजल की सास माया को अपनी गलती का एहसास होता है।
समय बीतने के साथ किंजल का 9वां महीना शुरू हो जाता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन किंजल की डिलीवरी होती है। किंजल डिलीवरी के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। किंजल बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे काले रंग और गरीब होने की वजह से हमेशा तुझे परेशान किया। अपने बेटे के अपाहिज होने का कारण भी मैंने तुझे ही माना। गर्भवती की हालत में भी मैंने तुझसे ही घर का सारा काम कराया, लेकिन इन सब के बावजूद भी तूने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। जो हुआ आप उसे भूल जाइए। किंजल अपनी सास माया को माफ कर देती है, जिसके बाद माया और किंजल का रिश्ता अब अच्छा हो जाता है। माया के ससुर का भी अब काम अच्छे से चलने लग जाता है, जिस वजह से वो जय का इलाज करवाते हैं और जय भी समय के साथ पहले की तरह ठीक हो जाता है और अब सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।